स्वामी जी, लेकिन जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या तो हमें उठानी ही पड़ेगी। अब कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो लगातार बैठकर काम करते हैं तो पीठ के ऊपरी हिस्से में उन्हें जकड़न महसूस होने लगती है और कंधों के बीच दर्द और सांस लेते वक्त भी खिंचाव जैसा महसूस होता है। स्वामी जी, क्या ये केवल मसल पेन है या फिर बॉडी स्ट्रेस का भी सिग्नल हो सकता है? अपर बैक को खोलने के लिए और रीढ़ को लचीला बनाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? सिग्नल होता है जी। तो एक तो आज एक दौर तो हमने पूरा कराया, स्कंध संचालन से लेकर के, और फिर ये दूसरा दौर इसमें नीचे तक ले आए हम। मरकट आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो एक तो ये मरकट आसन तो जरूर करें सब। ये 1 2 और ये इसका 3 अभ्यास है। ये तो सबके लिए जरूरी है। और फिर एक है ये भुजंगासन। ये तो कतई ना छोड़े, हर रोज की दिनचर्या में सम्मिलित कर ले। फिर ये उष्ट्रासन, ये बड़ा जबरदस्त है, इसको करना कभी न भूल। पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन, आगे झुकने वाला मंडूकासन। ये तो हमने लोगों की दिनचर्या में, योगचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में इसको समाहित कर दिया। फिर ये अभ्यास बहुत जरूरी है। ऐसे अब देखो यूं और यूं घुमा दिया, और फिर घूमते घूमते, और फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। ऐसे हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। कितना अच्छा हो जाता है ना। ये आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं, और यूं यूं, और फिर यूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और फिर ये गोमुखासन होता है। जिंदगी भर कभी भी वात रोग नहीं होंगे, कंधे नहीं दुखेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं होगा। मूलाधार से सहस्रार तक हमारे अष्ट चक्रों में जीवनीय शक्ति का, कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होगा। तो आज के बाद दर्द से लोग नहीं कहराएंगे। अंदर से हड्डियां कमजोर हैं तो थोड़ा ऑर्थो केयर ले लें। लिक्विड में भी बना दिया है, पाउडर में भी बना दिया है। स्वामी जी, गोंद के लड्डू खा लो भाई, जिनका हाजमा अच्छा है। बाकी गोंद भून करके पानी में घोल करके, दूध में घोल करके पी लो। अभी गर्मी आ गई तो ठंडे दूध में, सर्दियों में गर्म दूध में, नहीं तो ठंडे पानी में भी गोंद घोल करके और पी लो। हड्डियां ऐसे फुलादी हो जाएंगी वज्र जैसी। मेरी बहन मीनाक्षी जी, हड्डियां किसी की कमजोर नहीं होंगी, जोड़ कमजोर नहीं रहेगी। अंदर से जो यूरिक एसिड, RACRP, Na, एविन, HLB27 बढ़ा हुआ, गोखरू गोधन कारक पीना, सब अंदर की सफाई धुलाई हो जाएगी। जी मेरी बहन, मैं ये पूछी थी स्वामी जी, जब आप गोमुख आसन का सही तरीका बताते हैं उससे तो बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा होता ही है, लेकिन जो लोग एक पांव पे बैठकर इस तरीके से अभ्यास नहीं कर पाते हैं और वो पद्मासन में बैठ के अगर गोमुख आसन करने का प्रयास करते हैं, तो क्या उससे भी रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का, शोल्डर का वो अलाइनमेंट ठीक हो पाता है? देखो, ऊपर वाले हिस्से को तो लाभ हो जाएगा। सही तरीका एक एड़ी पर बैठे, ऐसे, ये एड़ी के ऊपर ऐसे बैठे, ऐसे या ऐसे यूँ बैठे। और जो ऐसे भी नहीं बैठ सकते ना, इसका एक दूसरा तरीका है। फिर यूँ पैर को थोड़ा फैला दिया, यूँ इसको भी फैला दिया। दूसरा तरीका ये, और जैसे ही यह हाथ यूँ ऊपर करते तो बॉडी का अलाइनमेंट इस तरह से होता है। देखो, बॉडी का जो अलाइनमेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। उससे ना कुछ चीज़ें तो अपने आप ही हो जाती है। बॉडी का, हमारी सेंसेस, इंद्रियों का, मन का, विचार का, भावों का, संवेदनाओं का अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है ना, तो उसी से ही सारा गड्ढ गड़बड़, झाला, घोटाला होता है, झमेला होता है। तो ऐसे ना बैठ करके, जो सुखासन में या पद्मासन में भी बैठ करके यूँ करेंगे या यूँ करेंगे, उससे ये कंधे तो कम से कम जाम नहीं होंगे ना। आजकल फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन थोक में हो रहा है। और ये जोड़ों में दर्द के लिए तो हमने शुरू से ही बता दिया, गठिया, फिर RACRP, ANA, AVN, HLB27, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया। एक ये बड़ी श्रृंखला है और ये सारी श्रृंखला टूट जाएगी। एक बात कह करके फिर आपको बोलूँगा, जब भी कोई रोग हो जाए ना, चाहे वो वात हो, चाहे पित्त हो, या कफ हो, लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट में ब्लॉकेज या कैंसर जैसा रोग हो, जब रोग का वेग प्रबल होता है तो प्रबल वेग के साथ योग करो और थोड़ा सा कुछ दिन तक कठोर परहेज करो।
तीव्र संवेगा नाम आसन्न, ये योग का बहुत बड़ा सूत्र है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, और संसार के सामने कभी सरेंडर नहीं करना। गुरु हरि की शरणागति, गुरु हरि की शरणागति, उनके चरणों में, शरण में भक्ति विशेषातावर्जित ईश्वर हतम अनुग्रहणाति अभिध्यान मात्रेण। तो दो सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानाद् वा तीव्र संवेगा नाम आसन्न। फिर ऐसे जीवन बदलता ही चला जाता है। जो इस पिंड में, ब्रह्मांड में दृष्ट शक्तियाँ, उसके साथ जो अमूर्त, अदृष्ट, अव्यक्त, अनिर्वचनीय इनविजिबल पावर्स, उनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी और डिविनिटी ऐसी होती है, तो फिर भौतिक और पारमार्थिक अपरा विद्याओं से ऐसे संपृक्त, आशीषित, अनुग्रहित, आप्लावित होते हैं। तो फिर तो ऐसा लगता है अरे जीवन समर गया है, गुरु की शरण में आके योग को अपना के जीवन जीने लगे हैं हम अब दुनिया में सिर उठाकर, नहीं तो मामला गड़बड़ जाना है।